जहाँ पे हरासमेंट ज़्यादा होगी, बाज़ का वहाँ पैकेज हाई होते हैं। अगर खुश शक्ल ख़वातीन हो, खुश मिजाज, खुश जिस्म ख़वातीन हो और उसको उनकी सिलेक्शन फौरी हो जाती है, तो अपनी ज़ाती मजबूरियाँ या घरेलू मजबूरियाँ बताते हैं। इसको कहते हैं बैगिंग। जैसे रिश्ते कराने वाले नहीं होते, तो सम टाइम वो कहते हैं जी कि हम आपकी मुलाकात करा देंगे दूसरी पार्टी से, फैसला आपने देख के खुद ही करना है। अक्सर लोगों के जहन में है जी सिफारिश गुनाह है। सिफारिश गुनाह नहीं है। आपने जो पूछा था ना कि अक्सर नौजवानों को जॉब लेने के दौरान में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं नॉर्मली वो क्या है और इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपका CV अच्छा बना होना चाहिए ना। CV के मतलब चंद एक चीज़ें ज़हन में रख लें अगर नौजवान, तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। एक तो ये है कि एक ही CV हर जॉब पे नहीं होता, यानी एक CV बना के आप हर जगह फेंकते रहें तो बहुत सारी जगहों पे रिजेक्शन ही मिलेगा। इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऐड को आप एहतियात से पढ़ें और ऐड में जो चीज़ें, क्वालिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हैं कि इस पोजीशन पे काम करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी और इन क्वालिटीज़ का बंदा हमें चाहिए, वो आप देखें आपके CV में वो मेंशन है कि नहीं है। अगर नहीं मेंशन है तो आप उन टर्म्स को उठाएं ऐड में से और अपने CV में ऐड करें जहाँ पे वो ऐड होती हैं। नंबर 1 ये ज़हन में रखें कि CV आपके एजुकेशनल परफॉर्मेंस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। CV में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि आप क्लास के अंदर कैसे थे। CV में ये लिखना होना चाहिए कि जिस पोजीशन के लिए वो बंदा मांग रहे हैं, क्या आप उस पोजीशन पे बैठ के उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करने की अहलियत रखते हैं या नहीं। तो CV में आपने पढ़ने वाले को की अटेंशन को पकड़ना है और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो उन्होंने ऐड में लिखा हुआ है आप देखें वो अपनी ऐड में आप कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइज़ हुई है पोजीशन वो उसी शोबे से मुतल्लिक है जिस शोबे में आपने तालीम हासिल की हुई है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि CV जितना मुख्तसर होगा उतना बेहतर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने से, क्योंकि आपके नज़दीक शायद आपके जहन में आप उसने सिर्फ आपका CV पढ़ना है, उसके हिसाब में 400-500 CV होंगे। तो आप जितना शॉर्ट CV बनाएंगे टू द पॉइंट, उसमें एक नंबर ये है कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन 2 चीज़ें वो देखते हैं। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप अपने जॉब का एक्सपीरियंस डालें और ये बताएं कि आप क्या क्या पहले जॉब पे करते रहे हैं और जो आप पहली जॉब में करते रहे हैं क्या उसमें वो टर्मिनोलॉजी या वो टर्म्स या वो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जो ऐड में है, ताकि वो रेलेवेंस एस्टैब्लिश हो सके ना। जिन्होंने CV आपका शॉर्टलिस्ट करना है वो रेलेवेंस की बुनियाद पे करेंगे ना। तो आपका CV पढ़ के ऐसे लगे जैसे वो अपनी ऐड पढ़ रहे हैं विदाउट मेकिंग इट इनटू ऐड पे। उसके बाद ये है कि आप जो होता है ना, नॉर्मली अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि वो अपनी हॉबीज़ लिख देते हैं CV में। ठीक है, मैं ये करता हूँ। उसका ट्रिक ये है कि जब आप अपनी हॉबीज़ लिखें तो आपकी या वो उन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट में जो क्वालिटीज़ डिफ़ाइन की हैं रिक्वायरमेंट, आप उन रिक्वायरमेंट को अपनी हॉबी में कन्वर्ट करके अपनी हॉबी लिखें। अक्सर लोगों ने स्विमिंग लिखा होता है, ये मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, इसका जॉब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को अपनी हॉबी में कन्वर्ट करके वही लिखें आप, ताकि इनको पता लगे ये बंदा A to Z सारे का सारा हमारी जॉब के लिए सूटेबल है। ये सारे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं, मगर ये बेस्ड ऑन ट्रुथ होने चाहिए। आपके पास वो चीज़ें होनी भी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जब CV हम बनाते हैं तो हमारा सारा फोकस हम पीछे पढ़ के क्या आए हैं इस पे होता है। हमने आगे जाना कहाँ है उसकी चाबी नहीं बनाते हम CV को चाबी के तौर पे होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट का लॉक है उसमें लग जाए, उसमें वो एडवर्टाइजमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको एटलीस्ट कॉल आ जाए। जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी यूनिवर्सिटी से फ्रेश निकले हुए हैं, ठीक है, अक्सर मैंने देखा है पढ़े लिखों को भी, जो पढ़े लिखों से मुराद है जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, और जो नए अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी हुई है। अक्सर लोग जब उनसे पूछना चाहें ना कि जी आपको क्यों हम सेलेक्ट करें या आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो अपनी ज़ाती मजबूरियाँ या घरेलू मजबूरियाँ बताते हैं। इसको कहते हैं बैगिंग। आप अपसेलिंग करें,
अपसेलिंग होता है कि आपने स्टडी किया हो ऑर्गेनाइजेशन को भी, कंपनी को भी, ठीक है। अगर अपने आप को बॉस समझे और ये समझे कि बंदे को मैं इस पोजीशन पे रखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ सेलेक्ट करूँगा। तो आप जो भी रीज़न दें वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। अगर वो रखते हैं, नहीं भी रखते, तो आपको अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की मजबूरियाँ क्यों बतानी है। नॉर्मली क्या होता है, हम जिस एंड पे बैठे होते हैं, कैंडिडेट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हम ये देखते हैं इस मेंटल मैच्योरिटी नहीं है अभी, ये बैगिंग माइंडसेट के अंदर है। और ये जब आ भी जाएगा तो प्रोफेशनली कम सोचेगा, पर्सनली ज़्यादा कहानियाँ सुनो के अपनी जॉब को मैनेज करेगा या अपने आप को लेके चलेगा। जो प्रोफेशनली मैच्योर लोग होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्यों आना चाह रहे हैं पिछली जॉब को छोड़ के नई जॉब पर। सैलरी पैकेज हो सकता है, कुछ और वजह हो सकती है। और कभी भी अगर आप जॉब करते हैं तो पिछली जॉब के नुक्स ना निकालें। उनसे कहा जी वो बहुत अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे कैरियर ग्रोथ के लिए या अपॉर्चुनिटी अच्छी है या लोकेशन वाइज मैं ज़्यादा सूट करता हूँ अपने आप को, या पैकेज के मामला है, बट दे आर गुड पीपल, ठीक है। वापसी के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए, कभी भी वापस जाना पड़ सकता है। और जो नए आने वाले हैं उनसे कहें जी हम इसलिए आना चाह रहे हैं, द रीज़न वी वांट, क्यों मेरे अंदर पैशन है, मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, ठीक है, और मैं मेहनती हूँ, लॉयल भी हूँ और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। तो आप मुझे मौका दें तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने जब अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब ली थी तो मुझसे पूछा था हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो मैंने कहा सर मेरी पहली जॉब है, मेरे पास पहले से तजर्बा नहीं है, बट मेरे पास एक क्वालिटी है कि मैं चीज़ें सीखने का शौक़ रखता हूँ, जल्दी सीख जाता हूँ। तो अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता, मैं सीखने में जल्दी उसको कवर कर जाऊँगा, शर्म महसूस नहीं करूँगा। तो बाद में जब मैं हायर हो गया था तो मैंने पूछा था सर मुझे क्यों आपने हायर किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे आपने क्यों हायर किया, वैसे ज़ौक़ के तौर पे चाय के कप के ऊपर मैंने पूछा। तो कहने लगे मुझे एक चीज़ तुम्हारी पसंद आई थी कि तुमने अपना ये नहीं छुपाया था कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुमने ये कहा था जी जो चीज़ें मुझे नहीं पता होंगी मैं सीख लूँगा। तो तुम्हारी ये जो इज़्ज़ो इनकिसारी थी और सिंपल ट्रूथ था, ये मुझे अच्छा लगा और मुझे ये एहसास हुआ कि ये बंदा आगे चल के अच्छा एम्प्लॉई बनेगा, क्योंकि ये बात सच्ची कर लेता है और छुपाता नहीं अपनी लैक ऑफ नॉलेज को। तो जिसका लैक ऑफ नॉलेज ना यानी छुपाए ना, उसको सीखने में आसानी हो जाती है। जो लोग सीवी की बुनियाद के ऊपर यानी नई जॉब देखना चाहते हैं, दूसरी बात अक्सर लोगों के जहन में है जी सिफारिश गुनाह है। सिफारिश गुनाह नहीं है, कुरान पाक की आयत भी है कि जिसने अच्छी सिफारिश की उसको अजर मिलेगा, जिसने बुरी सिफारिश की उसको नुकसान भी होगा। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अपने मुसलमान भाई की सिफारिश किया करो अच्छे कामों में। तो रेफरेंस ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है या आपके जानने का कोई जानने वाला है तो आप अपने आप को इंटरव्यू प्रोसेस में ये कह के किसी मैं चाहता हूँ मेरा इंटरव्यू तो ले लें। सिलेक्शन बेशक मेरिट की बेस पे करें। अगर वो समझते हैं इंटरव्यू में कि मैं क्लिक कर गया हूँ तो फिर मुझे हायर करें, मगर मिलवाने में या इंटरव्यू करवाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आपके इसको नेटवर्किंग बोलते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग आता है, मेजर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग भी बेसिकली अच्छी सिफारिश का नेटवर्क ही होता है और कुछ नहीं होता। मिलना मिलाना, एक दूसरे से बात कहना, किसी से कहलवा देना, ये सारे सिफारिश के मुख्तलिफ जायज़ तरीके होते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला भी है तो आप उसके ज़रिए अप्रोच भी करा सकते हैं। मैं जब अप्रोच कराता हूँ किसी भी मामले में किसी को, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे रिश्ते कराने वाले नहीं होते। तो सम टाइम वो कहते हैं जी कि हम आपकी मुलाकात करा देंगे दूसरी पार्टी से, फ़ैसला आपने देख के खुद ही करना है। तो बिज़नेस नेटवर्किंग भी यही होती है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी से क्या है कि आपने अपने आप को इंटरव्यू में डलवा दिया, इंटरव्यू अपना करवा लिया, तो जो अप्रोच आपने अडॉप्ट की है वो बुरी इसलिए नहीं है कि आपने सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए अप्रोच की है, सिलेक्शन के लिए नहीं। तो अगर आपने सिलेक्शन के लिए भी की है तो सिलेक्ट करने वाले ने किसी के कहने के ऊपर आपको इवैल्यूएट किया है। एक होती है ना वो जो सियासी प्रेशर, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जायज़ प्रेशर की। जैसे जब हमें किसी कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, हम ऐड देते हैं, हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी से ऐड सर्कुलेट करते हैं कि भाई अगर किसी का कोई जानने वाला हो और वो इस जॉब पे पूरा उतरता हो तो वो हमें अप्रोच कर ले, उसको हमसे मिलवा दे, हम मिल के देख लेंगे क्या आया वो इसके लिए सूटेबल है या नहीं है।
तो हम इंटरनल जो नेटवर्क है लोगों का उससे भी अप्रोच, किसी के रेफरेंस से आना कतन कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छा बंदा किसी को किसी रेफरेंस से मिल जाए तो वही अच्छा बंदा अपने अखबार के रेफरेंस से भी तो ढूंढना है ना, तो अखबार भी तो रेफरेंस, उसको तो आप पैसे दे रहे हैं अच्छा बंदा ढूंढने के। तो अगर मैं यही कहूँ कि आपने अखबार वाले को रिश्वत दी है कि वो ऐड लगाए और उसके नतीजे में आपके पास एप्लीकेशन आए, तो एक आप रेफरेंस अखबार का यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐड के पैसे भी दे रहे हैं, फिर वो CV आपके पास आते हैं, फिर आप खुद से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल सोर्सेज के ज़रिए आप अपने कैंडिडेट ढूंढते हैं। उसमें ऐड अखबार का एक सोर्स होता है, रेफरेंस दूसरा सोर्स होता है, कोई अंदर जानने वाला है या बाहर जानने वाला है, अगर वो किसी को रिकमेंड कर दे, बेसिकली सारे मिलके आपकी मदद कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की टू फाइंड अ सूटेबल कैंडिडेट। ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट एनी प्रेशर, कि जिसमें हम टैलेंट तलाश कर रहे हैं, और जब हम टैलेंट तलाश कर लें तो वो टैलेंट अगर किसी के रेफरेंस से आया, सो व्हाट, हमने सिलेक्शन टैलेंट की बेस पे की है। ये एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि वो किसी के रेफरेंस से आया तो मिल गया। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि जो टैलेंट हमें नॉर्मल CV रिसीविंग में नहीं मिले वो किसी के रेफरेंस से मिल गए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसलिए जो लोग नए तलाश कर रहे हैं जॉब, वो रेफरेंस भी तलाश करें। रेफरेंस का एक बेनिफिट और भी होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरेट हो जाती है कि ये बंदा फ़लाँ पोजीशन से, बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती हैं सेंसिटिव होती हैं जिसमें रेफरेंस नंबर 1 प्रायोरिटी होती है कि ये किसी के जानने वाला हो, ताकि बाद में आप आप उस बंदे की बैकग्राउंड और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन जॉब टू जॉब, मगर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जब जॉब ढूंढनी है तो आपने अपने टैलेंट को सेल करना है, अपनी मजबूरी को सेल नहीं करना, वो बैगिंग में आती है। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका CV के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो बैगिंग का ना हो, वो इम्प्रेशन ये हो कि जी आप अपने टैलेंट को सेल कर रहे हैं। समटाइम्स जो इंटरव्यू ले रहा है वो कहेगा यू आर सिलेक्टेड, मगर आप भी तो देखें, आप जहाँ पे जाके सिलेक्ट हो रहे हैं आप भी उसके काबिल हैं, पता लगे महीने 2 महीने बाद आप खुद ही छोड़ रहे हैं उसको। तो आप ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, अगर खुश शक्ल ख़वातीन हो, खुश मिजाज खुश जिस्म ख़वातीन हो और उसको उनकी सिलेक्शन फौरी हो जाती है, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका बॉस कौन होगा, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है और वर्किंग टाइमिंग क्या है, क्या उनको सिर्फ काम के लिए जॉब के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, हरासमेंट तो नहीं होगी बाद में किसी किस्म की, ठीक है ना। तो ख़वातीन के लिए ज़्यादा है एहतियात है कि वो ये देखें कि जहाँ पे काम कर रही हैं पैकेज से हट के, जहाँ पे हरासमेंट ज़्यादा होगी बाज़ का तो वहाँ पैकेज हाई होते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे लिखा होता है फीमेल आर प्रेफर टू अप्लाई। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन्होंने काम लेना है, मेल फीमेल का क्या तुक बनती है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे जब जॉब लेना जो है ना, ये एक फ़न है बेसिकली, और ये फ़न यूनिवर्सिटियों में सिखाना चाहिए। CV कैसे बनाना है, जॉब सर्च कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है, और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं जॉब के ऊपर तो आपने पहला महीना वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करके वहाँ पे आया आपने फ़र्दर आगे काम करना है या नहीं करना। तो ये पूरा एक पैकेज बनता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में CV बनाना सिखाते हैं, सेल करना नहीं सिखाते। और यूनिवर्सिटियों के वर्कशॉप में जो सिखाते हैं CV बनाना, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, उन्होंने जॉब बाहर मार्केट में कॉर्पोरेट साइड पे नहीं की होती। तो ये बहुत अच्छा एक वसी मैदान है, ये भी एक सब्जेक्ट की शक्ल में। जब यूनिवर्सिटी के लोग स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लें तो महीने 2 महीने की यूनिवर्सिटी तरबियत दे कोर्स की शक्ल में कि ये सारे सर्वाइवल टैक्टिक्स मार्केट में जाने से पहले या डिग्री देने से पहले वो इस प्रोसेस में से गुजरें, ताकि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब बाहर निकलेंगे तो लोगों को इंटरव्यू करके समझ आ जाएगी कि ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और बाकी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट में क्या मेन डिफरेंस है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।